बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली अमेरिका के वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर जो नई स्ट्रेटजी है उसके हवाले से बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि B-52 बॉम्बर आज तक ज़िंदा कैसे है। एक ऐसा जहाज़ जिसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 70-80 साल हो चुके हुए हैं, 50-60 की दहाई में इसको तैयार किया गया था, वो आज तक ज़िंदा कैसे है, उसको किस चीज़ ने ज़िंदा रखा हुआ है और अमेरिका इस नई स्ट्रेटजी के साथ चाइना को किस तरह से घेरना चाहता है। क्या अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? इन सारी बातों के ऊपर आज बात करेंगे। अब हुआ कुछ ऐसे, पिछले साल की बात आपको बताता हूँ कि पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को पहली दफ़ा इंडोनेशिया के अंदर जाके प्लेस कर दिया। ये जो B-52 बॉम्बर्स का इंडोनेशिया का विजिट था, ये बेसिकली एक एक्सरसाइज की तैयारी थी जो कि इंडोनेशिया और अमेरिकन फोर्सेस मिलकर करना चाह रही हैं। जब ये B-52 बॉम्बर्स इंडोनेशिया की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए, इनको इंडोनेशिया के F-16 जहाज़ों ने एस्कॉर्ट किया और इनको सुमाट्रा की एक एयर बेस पे लाके उन्होंने लैंड करवा दिया। ये वेस्टर्न पैसिफिक के हवाले से एक लैंडमार्क इवेंट था। F-16 के साथ साथ इंडोनेशिया के पास इस वक्त Su-30 जहाज़ भी मौजूद हैं और कुछ Su-27 जहाज़ हैं। इंडोनेशिया की एयरफोर्स को बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके पास जो मेन जहाज़ हैं उनके अंदर F-16 हैं, Su-27 हैं, Su-30 जहाज़ हैं। अब इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ रफाल तैयारों का एक माहिदा किया। इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें। फिल वक्त आप यही देखें कि इंडोनेशिया के पास 2 रशियन तैयारे हैं, Su-27 और Su-30, और एक उनके पास अमेरिका का बना हुआ F-16 है। इंडोनेशिया ने ये F-16 जहाज़ अमेरिका से सेकंड हैंड परचेज़ किए थे। ये F-16 जहाज़ मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से जो है बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को लैक करते हैं। इनके अंदर मॉडर्न वॉरफेयर को लड़ने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि कहा तो ये जाता है कि इनके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने की सहूलत भी नहीं है। यानी कि इनका जो रेडार है वो इस काबिल नहीं है कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है वो फायर कर सके। इस हवाले से अगर देखा जाए तो Su-30 और Su-27 जहाज़ जो हैं, जो उसने रशिया से हासिल किए थे, वो इनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अब पिछले साल ये जो B-52 बॉम्बर्स अमेरिका ने भेजे थे इंडोनेशिया की तरफ, ये अमेरिका की एंडरसन एयरफोर्स बेस ग्वाम से उड़ के इंडोनेशिया पहुँचे थे। अमेरिका की ये जो एंडरसन एयरफोर्स बेस है जो कि ग्वाम के अंदर है, ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि अमेरिका का ये जो ग्वाम आइलैंड है, यहाँ पे अमेरिका ने अपना बहुत ज़्यादा असला जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये जो B-52 बॉम्बर्स ग्वाम के ऊपर पड़े हुए हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर्स हैं। इन B-52 बॉम्बर्स से अमेरिकन कन्वेंशनल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इन B-52 बॉम्बर्स को न्यूक्लियर रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब ये कोई इतना सिग्निफिकेंट वाकया क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले भी अमेरिका इंडोनेशिया से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका है कि इंडोनेशिया अमेरिका को ये इजाज़त दे कि अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर्स या कोई और फाइटर जेट्स जो हैं वो परमानेंटली इंडोनेशिया के अंदर हाउस कर सके, यानी कि अमेरिका इंडोनेशिया को अपनी एज ए बेस इस्तेमाल कर सके। लेकिन इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने हमेशा इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, जबकि इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसके ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ अच्छे हैं। एक अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी मिलिट्री टू मिलिट्री अमेरिका और इंडोनेशिया के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अमेरिका और इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इस वजह से जब भी अमेरिका ने इससे पहले इंडोनेशिया के अंदर अपने जहाज़ों को परमानेंटली बेस करने की एक रिक्वेस्ट की, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से इन B-52 बॉम्बर्स का पहली दफ़ा इंडोनेशिया के अंदर आना एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। इसके बाद जब अमेरिका ने देखा कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट B-52 बॉम्बर्स की परमानेंट इंडोनेशिया के अंदर हाउसिंग को नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो फिर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक माहिदा किया कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिका अपने ये B-52 बॉम्बर्स जो है वो परमानेंटली रख सकता है। इन B-52 बॉम्बर्स का ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहना चाइना के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक खबर है, क्योंकि B-52 बॉम्बर अपने अंदर खुद से एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो वेपन है। ये इस वक्त दुनिया के अंदर ओल्डेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि अभी भी ऑपरेशनल है। ये जो B-52 बॉम्बर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ये 50 की दहाई में और 60 की दहाई में तैयार किए गए थे, लेकिन आज भी ये दुनिया के बड़े ज़बरदस्त और केपेबल बॉम्बर समझे जाते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इस वक्त जितने भी बॉम्बर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो है वो B-52 ही समझे जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? अमेरिका के पास तो B-1B बॉम्बर भी मौजूद है, अमेरिका के पास तो B-2 बॉम्बर भी मौजूद है, लेकिन फिर B-52 में कौन सी ऐसी बात है जो कि अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स में भी नहीं है?
वेल उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि B-52 बॉम्बर का जो अवेलेबिलिटी रेट है ना, वो किसी भी और बॉम्बर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अवेलेबिलिटी से मुराद ये कि सपोज़ अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स की तादाद 100 है, तो पूरे 1 साल के अंदर कितने B-52 बॉम्बर्स अमेरिकन एयरफोर्स को अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका के पास 100 B-52 बॉम्बर है तो पूरा साल 100 बॉम्बर जो है वही अवेलेबल रहे आपके पास। तो इस तरह से ये जो अवेलेबिलिटी रेट है B-52 बॉम्बर का, ये B-1B बॉम्बर से भी बेहतर है और B-2 बॉम्बर से भी बेहतर है। उसके अलावा B-52 बॉम्बर को जो एक एडिड बेनिफिट है वो ये है कि B-52 बॉम्बर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स उठा के लेके जा सकता है, जो कि न्यूक्लियर इक्विप्ड भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ भी लेके जाए जा सकते हैं। अमेरिका का कोई और बॉम्बर ये लॉन्ग रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स नहीं लेके जा सकता। ये फैसिलिटी अमेरिका को सिर्फ B-52 बॉम्बर देता है। अच्छा, अब आप वापस आ जाएं इंडोनेशिया की एयरफोर्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया की एयरफोर्स के पास Su-27 जहाज़ भी हैं, Su-30s भी हैं, F-16s भी मौजूद हैं, लेकिन F-16s जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब इंडोनेशिया जो है वो रफ़ाल तैयारे परचेज़ करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडोनेशिया ने रशिया से Su-35 जहाज़ भी परचेज़ करने का एक प्रोग्राम बनाया था। अमेरिका ने इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को थ्रेटन किया, धमकियां दी कि अगर आप रशिया से Su-35 जहाज़ परचेज़ करेंगे हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। फिर इंडोनेशिया ने ये अपना Su-35 वाला प्रोग्राम जो है उसको तर्क कर दिया, लेकिन वहाँ पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया और उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम अपना जहाज़ जो कि वो साउथ कोरिया के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, ऑल्दो वो बेसिकली जहाज़ साउथ कोरियन ही है, लेकिन फाइनेंशियली इंडोनेशिया उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है KF-21 ब्रोमे वाला, इसके अंदर 80% जो प्रोजेक्ट है ये साउथ कोरिया का है और 20% हिस्सा इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडोनेशिया का है। और एक वक्त आया था कि इंडोनेशिया इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था, लेकिन फिर जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम Su-35 जहाज़ आपको नहीं परचेज़ करने देंगे और अगर आप ये Su-35 जहाज़ परचेज़ करेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, तो उस वक्त इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि अब हम अपने इस KF-21 ब्रोमे जहाज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और इसको तैयार करवाएंगे ताकि ये जहाज़ इंडोनेशियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सके और जो इंडोनेशिया की इस वक्त डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर या अमेरिका के ऊपर वो ख़त्म की जा सके। पाकिस्तान को भी इसी सोच के साथ आगे चलना पड़ेगा। ये जो सोच है ना कि हम चाइना से जहाज़ ले लें या अमेरिका से जहाज़ ले लें, अमेरिका हमें F-16 अपग्रेड करके नहीं देता, फिर हम चाइना की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान को ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। इंडोनेशिया ने एक फ़ैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी। इंडोनेशिया को अमेरिका ने F-16 तो दिए हैं, लेकिन हमारी तरह इंडोनेशिया की भी सेम ही पोजीशन है कि अमेरिका उनको वो F-16 नहीं देता जो इंडोनेशिया की एयरफोर्स डिमांड करती है। और फिर वही सेम धमकियाँ कि आपने ये वाला जहाज़ नहीं लेना, आपने ऐसा नहीं करना, आपने वैसा नहीं करना। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया का जो केस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एनीवे कट शॉर्ट करते हैं, ये B-52 बॉम्बर्स पिछले साल जो है वो इंडोनेशिया गए, वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने इंडोनेशिया की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करनी है। वेल इन B-52 बॉम्बर्स ने इंडोनेशिया के साथ क्या एक्सरसाइज करनी है, बेसिक आपको मैं रीज़न बता देता हूँ कि ये B-52 बॉम्बर्स क्यों गए थे इंडोनेशिया, और उसकी एक ही रीज़न थी कि जंग की सूरत में अमेरिका वेस्टर्न पैसिफिक से चाइना के ऊपर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है और चाइना को ये सिग्नलिंग की गई थी, ये मैसेज कन्वे किया गया था कि हमने अपने B-52 बॉम्बर्स इंडोनेशिया में लगा दिए हैं और अगर जंग होती है तो इंडोनेशिया भी हमारा एलाय है, हमारे B-52 बॉम्बर्स यहाँ से फ्लाई करके आपको वेस्टर्न पैसिफिक से जो है वो हिट करेंगे। तो इस तरह से अमेरिकन जो हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक से चाइना के ऊपर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं और अगर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट इस बात से इनकार कर देती है तो अमेरिका उसको सैंक्शंस की धमकियाँ देना शुरू कर देता है। इसके ऊपर तो सारी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि उसने फाइनेंशियली अमेरिका से किस तरह से जान छुड़ानी है। जब तक सारी दुनिया डॉलर से अपनी जान नहीं ना छुड़ाएगी, ये डी-डॉलराइजेशन नहीं होएगी, अमेरिका हम सबको ब्लैकमेल करता रहेगा। तो एनीवे दोस्तों, ये थी एक वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।